What's the story of correct? Hello everyone, welcome to UPSC पे चर्चा with Vishal and it's our lecture number 61. We already completed 60 lecture in which I have already completed quant and reasoning part of CSET. Now I am starting reading comprehension. Okay, those who are new, uh, so please you can watch my playlist to complete your CSET because I teach all concept of CSET just like I started with the number system and I took almost 9 classes on it. तो आप इस चीज से मतलब एक एज्यूम कर सकते हैं कि मैंने कितना डिटेल में उन कंसेप्ट को कराया होगा इफ अगर मैंने नंबर सिस्टम पे ही सिर्फ 9 क्लासेस लिए हैं बिकॉज सीसेट में नंबर सिस्टम के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं. दैट्स वाई मैंने उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है. और मैं एक चीज जो कि हमेशा स्टार्टिंग में बोलता ही हूँ क्लास के स्टार्टिंग में कि please ignore my handwriting because I'm writing it on mobile. So that's why I am telling you, please ignore this and focus on my words. Okay, let's start reading comprehension. Reading comprehension is very important part in CSET. Why? Because every uh, every year approx 27 to 28 questions लगभग आते ही हैं सीसेट के अंदर में यहाँ से. और ये एक ऐसा पार्ट होता है खासकर दोज हु आर नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स या नॉन मैथ बैकग्राउंड एस्पिरेंट. उनका फोकस रहता है कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को काफी अच्छे से लेके चलें. बट मैं चाहूंगा कि कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं रिलाय करना चाहिए. देयर आर मैनी रीजंस. ठीक. इफ यू आर नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट देन इट डजंट मीन यू विल एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके. बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक्यूरेसी लेके आना डिफिकल्ट टास्क होता है. बट वहीं पर क्वांट एंड रीजनिंग में इफ अगर आप काफी अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेसी आती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 + 2 = 4 then 2 + 2 = 4 is for everyone. It is not like कि 2 + 2 = 5 for me and 2 + 2 = 4 is for you. Okay. So 100% accuracy comes only in quant and reasoning, but it doesn't mean that we don't have to solve reading comprehension. But you have to be very focused that जस्ट लाइक कि हम एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हम तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वांट एंड रीजनिंग तो हमको आता नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे. तो ये गलती मत करना. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देखो कि मेरा हमेशा एक ही मोटो रहा है कि आप कंसेप्ट को जाने. कंसेप्ट को जाने, चाहे वो क्वांट का कंसेप्ट हो चाहे रीजनिंग का कंसेप्ट हो. और आप कहीं से भी जाने, डजेंट मैटर. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ मेरे ही लेक्चर को फॉलो करना है. बट एक चीज सजेस्ट कर सकता हूं कि मैंने जो चीज जस्ट लाइक जो मैंने अपने लेक्चर्स में जो कंसेप्ट बताए हैं, इफ अगर आपने 2 से 3 लेक्चर देख लिए तो आपको कभी मैथ से डर नहीं लगेगा. और ये बात की मैं गारंटी देता हूँ. अब इफ अगर मैं इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि देर इज समथिंग इन इट, है कि नहीं. तो खासकर मैंने नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट को ध्यान में रख के जितने भी लेक्चर्स करे हैं वो मतलब ऐसा समझ लो कि उन्हीं को ही ध्यान में रख के करे हैं. कि अगर कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट है और उसने कभी जीवन में कभी मैथ्स अच्छे से नहीं करी है और वो हमेशा ऐसा लगा है कि अरे मैथ्स यार कितनी टफ है कितनी नहीं है, तो इतना मैं एश्योरिटी देता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको मैथ्स से तो डर नहीं लगेगा और आप सी सेट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे. देखो, क्वालिफाई करना नहीं करना वो कई बार क्या हो जाता है कि जस्ट लाइक कि आपने कंसेप्ट भी पढ़ लिए हैं तो कई बार आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. ठीक. अगर उस चीज को मैं साइड लाइन कर दूं तो इतनी गारंटी मैं कर सकता हूँ कि हाँ भाई, सी सेट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है.
ठीक। अब क्वांट एंड रीजनिंग वाला पार्ट आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, इफ अगर किसी को करना है तो, और आप 2 या 3 लेक्चर देख के डेमो से ही, मतलब डेमो क्या, आप 2 या 3 लेक्चर देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे के पूरे देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जहां से समझ में आए कंसेप्ट करो। भाई ये ट्रिक जो बताते हैं ना कि ट्रिक कर लेना, मैराथन सेशंस आते हैं लास्ट में, आप एक खुद ही दिमाग में एक चीज लेके आओ ना, इफ अगर ट्रिक को ही देखकर और मैराथन सेशन को ही देखकर सी सेट निकल रहा होता तो काफी स्टूडेंट क्यों सी सेट में रह जाते। जो एक पर्सन काफी अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ रहा है, क्या वो मैराथन देखने वाले पर्सन को बीट कर सकता है क्या? इजीली बीट कर सकता है, लेकिन देखने वाला पर्सन कभी भी कंसेप्ट देखने वाले पर्सन को बीट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसने ट्रिक देखी है और जो मैराथन सेशंस देखे हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे देखे हैं, ना कि उसने वो हर एक क्वेश्चन पे देखे हैं। क्योंकि ट्रिक क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पे करके दिखा दे ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन पे करके दिखा दे, तीसरे पे दिखा दे। मैं बोल रहा हूं इफ अगर मैंने चौथे क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एंड मैं ये एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अगर चौथे क्वेश्चन में मैंने वैल्यू चेंज कर दी ना, तो आप, नहीं होता कि पसीने आ जाएंगे, ये होता है। तो इसलिए मैं अभी भी कहूंगा जो 2025 वाला प्रीलिम्स दे रहे हैं, अभी उनके पास एक सफिशिएंट टाइम है। प्लीज फोकस ऑन कंसेप्ट रेदर देन एनी ट्रिकी वीडियो, रेदर देन एनी मैराथन सेशन। बिकॉज ये मैराथन सेशन सिर्फ उसके लिए होता है जिसको कंसेप्ट आते हैं, तो उसका रिवीजन हो जाता है। ये उनके लिए नहीं होता है जिनको कंसेप्ट आते नहीं है, वो कंसेप्ट देख लेंगे। लिटरल में इस चीज को आप, मतलब ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि मैं एक अपने खुद के भी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से ठीक है, कंसेप्ट याद करने के पर्पज से नहीं है। क्योंकि 3 क्वेश्चन में कंसेप्ट लगा दोगे, चौथे में भूल जाओगे और फिर वहीं पे खेल खत्म। आपके जीएस में चाहे 150 मार्क्स आ जाएं, 120 मार्क्स आ जाएं, डजेंट मैटर, सी सेट पास नहीं तो प्रीलिम्स पास नहीं। ठीक। तो ये तो एक छोटी सी मेरी आप लोगों के लिए गाइडलाइन थी, ठीक, कि आपको कैसा करना चाहिए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर में हमें क्या लेके चलना है, क्या नहीं लेके चलना है। देखो, आरसी एक ऐसा पार्ट है जो कि कई बार आपको अच्छे से पास भी करा सकता है और कई बार आपको पास भी नहीं कराता है। 2 तरीके के आरसी में चीजें हो जाती हैं। देखो, यूपीएससी खेलता है कई बार। माइंड मेकअप कभी भी किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 2023 का सी सेट का एग्जाम हुआ, 2023 के सी सेट में मैथ्स डिफिकल्ट दे दिया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था, कैलकुलेटिव दे दिया था, थोड़ा सा सोचना पड़ा था, लेंथी बोल सकते हैं कि लेंथी दे दिया था। हालांकि एकदम से उसने ये सारे क्वेश्चन नहीं इंट्रोड्यूस करे थे, मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया था कि 2022 और 2023 के क्वेश्चन भी सिमिलर थे। वो एक ट्रेलर आप लोगों को दे चुका था 2022 के सी सेट में, लेकिन ध्यान नहीं दिया और 2023 में उसने पूरी एक मूवी डाल दी सी सेट में। तो कई बार क्या होता है कि वो 2023 में उसने काफी अच्छे से लेंथी क्वेश्चन दे दिए। अब जिन लोगों ने ये एक माइंड सेटअप बनाया था कि हम तो मैथ्स और रीजनिंग के ही भरोसे जाएंगे और सॉल्व कर देंगे, तो वो वहां पे फंस गए। वो कैसे फंस गए? वो उतने ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए जितने उनको सॉल्व करने चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को। और जब वो सॉल्व ही नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि माइंड मेकअप करके गए थे कि अरे भाई हम तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सॉल्व करेंगे, अपना सी सेट हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया, लेंथी क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रह गए। अब आरसी जो था उस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा, आप ऐसे बोल सकते हैं, देखो इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट आया था। तो जो ज्यादा टाइम कंजम्पशन यहाँ पे हो गया, लास्ट में टाइम बचा कम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और वहीं पे ही जो एक क्वालिफाई करने की जो एक प्रोबेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। तो सबसे पहली बात कि माइंड मेकअप नहीं करना है कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही सॉल्व करने हैं, मैथमेटिक्स ही सॉल्व करनी है, रीजनिंग ही सॉल्व करना है। ठीक, आपको सब आना चाहिए। आईएएस को क्या बोला जाता है? हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो आपको कुछ ना कुछ जरूर पता होना चाहिए। ठीक। अब कई बार क्या होता है कि वो हार्ड दे देता है या मॉडरेट, एम मॉडरेट दे देता है कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कई बार इजी दे देता है, मतलब इतना भी इजी नहीं देगा, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक, कई बार मॉडरेट टू हार्ड दे देता है और कई बार इजी टू मॉडरेट दे देता है। अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक, 27 से 28 क्वेश्चन होते हैं। ठीक,
27 से 28 क्वेश्चन होते हैं, और वो वेरी करता रहता है यार, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, ये सिर्फ मैं एक अप्रोक्स मान ले रहा हूँ। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा दिए और आपके सारे के सारे सही हो गए तो फिर तो एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन लगाए और सारे के सारे सही हो गए। हालांकि मैथ्स और रीजनिंग में पॉसिबल है, लेकिन इसमें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक। तो अब इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी? सबसे पहली बात, मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो कि जिन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए खासकर, और फिर इसके लिए आपको क्या करना है। यार देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन आर्ट। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, ये एक आर्ट है। इसके लिए आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है। इसके लिए कोई आपको ये नहीं आके बताएगा कि अरे भाई ये बुक पढ़ लो और यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है? इट्स एन आर्ट। सर, इफ इट इज एन आर्ट देन हाउ वी कैन डेवलप दिस आर्ट? इफ इट इज एन आर्ट देन हाउ वी कैन डेवलप इट? सो आई एम हियर, आई विल डेवलप आर्ट। अब वो कैसे डेवलप करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल देना, कभी किसी ने सोच रखा हो कि सर लास्ट में हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे, वो बुक पढ़ लेंगे, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। सेकंड चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यार आपकी जो रीडिंग हैबिट है, अब रीडिंग, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज आते हैं वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आपको देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर से देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर से डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। कई बार इसके अंदर में क्या होता है कि वो पोयम फॉर्म में आ जाते हैं। पोयम कुछ 4 लाइन की पोयम देता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग, बट हाँ, न्यूज़पेपर से आपको देखने को मिलते हैं। अब जब ये न्यूज़पेपर से देखने को मिल रहा है तो यानी कि एक न्यूज़पेपर की हैबिट होनी चाहिए। ठीक, मैं ये नहीं कहूंगा अगर जिसने न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो कल से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक। इफ अगर कोई एक पर्सन 2025 का अटेम्प्ट दे रहा है तो ये नहीं है कि वो प्रीवियस जितने भी अभी तक न्यूज़पेपर उसने नहीं पढ़े हैं वो उन सारे न्यूज़पेपर को पूरे एक साल के पढ़ ले, नहीं। इफ अगर टाइम हो आप लोगों के पास जो 2025 का स्पेशली दे रहे हैं, एक आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आपको सीधा सीधा आर्टिकल मिल जाता है। और वो आर्टिकल क्यों पढ़ना है? क्योंकि यार कई बार ये होता है कि आप पैसेज पढ़ लेते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है। तो जो वो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि वो जो एक पैसेज है उसको समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपका न्यूज़पेपर डेवलप करेगा। अब वो न्यूज़पेपर कैसे डेवलप करेगा? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, उसमें सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है। उसमें जिस टाइम पे आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो एकदम स्टार्टिंग उसकी अलग होती है, इंट्रोडक्शन टाइप से, ये सब मतलब एक लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक, एक ठीक ठाक लैंग्वेज होती है जो कि एक एडिटोरियल की होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आप एक आर्टिकल जरूर पढ़ सकते हैं, इफ अगर 2025 का अगर आपको देना है। इफ अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं है तो उसके लिए भी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे। कुछ एक पोएम टाइप से, पोएटिक टाइप से पैसेज आ जाते हैं यार, ये तो थोड़े से, ये तो इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए ठीक है। क्या होता है कि 4 लाइन दे देता है और वो पूरा क्वेश्चन 15 लाइन का रहता है। अब ये 4 लाइन समझने में ही 5 मिनट लग जाते हैं, ये 4 लाइन कह क्या रही हैं। तो एक क्वेश्चन के पीछे फंसना भी नहीं। अब ये नहीं कि आप नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो पोएटिक वाली, ये सब ये गलती नहीं करनी है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है। ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको बेसिकली एक जस्ट लाइक कि सबसे पहले ये भी नहीं कि आपने क्या करा, आपको लगा कि यार हमारे पास जस्ट लाइक जैसे होता नहीं है कि अरे यार आपका कोई एक पीयर ग्रुप होगा, पीयर ग्रुप में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो सीधा बोलते होंगे अरे मैं तो इस कदर आरसी में क्वेश्चन करके आता हूँ कि मेरे सारे के सारे सही रहते हैं। तो उसका दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे भाई, जो सामने वाला कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो आरसी के अंदर में। ठीक। कई बार क्या पता उसका लॉजिक मतलब फिट बैठ जाता हो कि उसके सारे सही हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं करनी है। तो अब करना किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको कोई भी एक पैसेज दिया गया है, पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करने के भी दो पार्ट होते हैं, दो तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं। और मैं पीवाईक्यू को भी कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आज नहीं बता पाए तो कल बता देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा चलेगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4-5 क्लास तक। ठीक। सबसे पहली बात देखो यार, अगर आपने कोई भी पैसेज पढ़ा इन जर्नल में भी, अगर आपको कोई भी पैसेज आपने पढ़ा
तो सबसे पहले आप उस पैसेज का नेचर समझो। व्हाट इज द नेचर ऑफ पैसेज? एंड सर व्हाट इज नेचर ऑफ पैसेज? नेचर ऑफ पैसेज इज जस्ट लाइक कि क्या ये जो पैसेज है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, या किसी एक ऐसी डेवलपमेंट चीज से रिलेटेड है, या R&D से रिलेटेड है। क्योंकि आपको अलग अलग तरीके के पैसेज देखने को मिलते हैं। अब 27 के 27 सिर्फ एक ही उससे तो नहीं हो सकते, एक ही सब्जेक्ट से, या एक ही नेचर तो नहीं हो सकता कि सारे एनवायरमेंटल पैसेज हैं, सोसाइटी पैसेज है, डेवलपमेंटल वाले पैसेज है। वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप देखो कि सर इसके क्वेश्चन का नेचर क्या है। इसके क्वेश्चन का नेचर क्या है वो कैसे पता चलेगा? देखो वो मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार होता है क्रक्स बेस्ड। ये क्या होता है, कैसे क्वेश्चन डील करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है क्रक्स बेस्ड, एक होता है इन्फरेंस बेस्ड, एक होता है अजम्पशन बेस्ड, एक होता है कंक्लूजन बेस्ड, एक होता है कोरोलरी एंड इम्प्लीकेशन बेस्ड, एक होता है मिसलिनियस एंड मल्टी पैरा पैसेजेस। वो मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा काम है आपका क्वेश्चन का नेचर समझना कि सर क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन लिख देते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेता है कि यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। कई बार ये पूछ लेता है कि आपको यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है। कई बार ये पूछ लेता है कि आप यहां से क्या अजम्पशन करेंगे। कई बार ये पूछ लेता है कि आप यहां से क्या इन्फरेंस कर पा रहे हैं। कई बार ये पूछ लेता है कि आप यहां से क्रक्स क्या आ रहा है। अब ये सारी चीजें क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है इन सारे शब्द को कि पूछ क्या रहा है। ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जिस बोलो टाइम कुछ। हाँ बोलो माइक म्यूट कर लीजिएगा। हिंदी में बात है। इफ अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो ना, तब आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं, पर ठीक है। बाकी आपको आगे क्या करना है, जिस टाइम पे आप पैसेज पढ़ रहे हैं। देखो पैसेज पढ़ने के भी दो टाइप होते हैं। दो टाइप क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट है, वो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ेंगे और फिर बाद में जाके पैसेज को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इफ अगर आपकी हैबिट ऐसी है तो। कुछ क्या पढ़ते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फिर वो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक। आप चाहे जैसे भी कर रहे हो डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट कैसी है। बट जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं तो आप हाईलाइट करिए जितने भी शब्द हैं। हाईलाइट क्या करना है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस पैसेज के अंदर में उनको हाईलाइट करना है। ठीक। सेकंड वो, और इसके अलावा नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, गैस वर्क करने से बचना है। अब आप बोलेंगे सर गैस वर्क करने से कैसे बचना है? A B C D ऑप्शन दे रखा होता है, और जिस टाइम पे हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रहते हैं और हालांकि उन पे हमारी एक्यूरेसी है और हम पैसे सॉल्व करने आते हैं, हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए और बी और सी में अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पैसेज में यही होता है। और आप क्या करते हैं, आप गैस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और आप फिर गैसिंग करते रहते हैं। और आप यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग भी है। गैस वर्क करिए, बट ये नहीं कि आपने मैक्सिमम पैसेज में गैस वर्क ही कर दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा समझ लो ये गैस वर्क टाइप से ही है, क्योंकि यूपीएससी ने अगर बी मान लिया और आपने सी लगा दिया तो भी गलत हो जाता है। ठीक। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अवॉइड करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिस टाइम पे आपको लगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, यू हैव श्योरिटी, तो तभी आप लगाइएगा। अवॉइड करना वरना गैस वर्क, क्योंकि उस टाइम पे हमें लगेगा कि अरे भाई इसका आंसर तो बी ही होगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देके बाहर निकलेंगे ना, अरे यार इसका बी नहीं होना था, इसका सी होना था। और इसकी वजह से क्या होगा, आप निगेटिव में चले जाएंगे। ठीक। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये दिमाग में ध्यान रख लेना इस चीज का। ओके। और प्लस क्या करना है आपको, जिस टाइम पे आप पैसेज पढ़ रहे हैं, इफ अगर आपने पैसेज पढ़ लिया है, रीड कर लिया है पैसेज को, और उसके ऊपर दो क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन वन है एक क्वेश्चन टू है। कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन वन तो कर लिया, क्वेश्चन टू को नहीं करेंगे, बोलेंगे कि पहले आगे जाके कुछ और क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते हैं, मतलब मैथ सोच के रीजनिंग उजनिंग के फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अरे यार आप एक दिमाग में एक चीज बताओ कि जिस टाइम पे आपने ये पैसेज रीड करा है उस टाइम पे आपको इस पैसेज की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। अब क्या होगा,
आपने ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा और आप आगे जाके कोई और क्वेश्चन सॉल्व करके आगे मैथ्स या रीजनिंग का, और जैसे ही आप दोबारा इस पैसेज पे आए तो अब आप इसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको आप भूल चुके हैं, और अब आप इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए दोबारा से रीड करेंगे इस पैसेज को। एंड जिस टाइम पे आप दोबारा रीड करेंगे तो नाउ यू आर कंज्यूमिंग योर टाइम, तो ये आप टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज करेंगे। सो प्लीज अवॉइड दिस टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। ठीक, ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज को नहीं करना है। अगर किसी एक पैसेज पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो प्लीज दो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि देखो, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि जिस टाइम पे आप पैसेज रीड करेंगे आपको किन बातों का ध्यान देना है। ठीक, अब इनके अलावा आपको और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यार, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनवायरमेंटल वाले पैसेज तो आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल वाले जो पैसेज होते हैं ना, जो एनवायरमेंट वाले रहते हैं, उनके आंसर सीधा सीधा पैसेज में पढ़ते हुए ही मिल जाते हैं। एनवायरमेंट वाले पैसेज, सोसाइटी वाले पैसेज, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। हालांकि आप पोइटिक वाले पैसेज छोड़ दो। पोइटिक वाले क्या है यार, वो 4 लाइन दे देते हैं, 15 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है, 15 लाइन का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये समझने में इतना टाइम लग जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूंगा कि एनवायरमेंटल और सोसाइटिकल जो पैसेज होते हैं उनको स्किप नहीं करना है, वो तो करने ही है, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर वही होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा, कई बार क्या होता है एक आध पैसेज हार्ड दे दिया, नहीं समझ में आया, वो तो एक अलग चीज रहेगी, लेकिन यह है कि जनरली आपको ये पैसेज नहीं छोड़ने हैं जो एनवायरमेंटल और सोसाइटल आपको देखने को मिल जाए तो। ठीक, अब ये आती है कि बात कि सर पैसेज को जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं, पैसेज को अटेम्प्ट करते हुए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अभी तो जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आरसी को पढ़ना, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें बतानी रह गई हैं। ठीक है, अभी एक एक करके हर एक चीज बताएंगे और कैसे कैसे क्या सोल्व करना है वो भी बताएंगे। अब यहाँ पे ये है कि सर 27 क्वेश्चन हमारे सामने आरसी के हैं, 27 से 28 मान लेते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ, कभी आप बोलोगे सर इतने नहीं आ रहे हैं ये वो, मैं मान लेता हूँ ये एलआर के आगे 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि ये क्वांट के आगे हैं। ठीक है, क्वांट के आगे हैं, ये वेरी करता रहता है और डिपेंड करता है, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सबसे पहले क्या आरसी को हम कर लें फिर बाद में क्वांट पे जाएं या एलआर पे जाएं। यार, मैंने जो एक एक्सपीरियंस करा है कुछ चीजों का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर वो आप इंप्लीमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप पैसेज को पढ़ते हैं ना, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे ही आपने 5 से 6 पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नाउ अब आपका दिमाग हो जाएगा एग्जॉस्ट होना स्टार्ट, और अब आपको आपके दिमाग को आराम देने की जरूरत हो जाएगी। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ये चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो लगातार 27 के 27 पैसेज को सॉल्व कर देते हैं। मान लेते हैं कि यार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं कि लगभग 27 के 27 क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। हालांकि काफी लोगों को बोरियत हो जाती है और कुछ लोगों को जिनको नहीं होती है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन मैं नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे बार बार पैसेज पढ़ते रहते हैं तो जो आप समझने वाले होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको भी भूल जाते हैं, और जो एक चांसेस होता है आपका सही करने का पैसेज वो भी मिनिमाइज हो जाता है। तो अब आप बोलेंगे सर ये 27 पैसेज अटेंड कैसे करने हैं। कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, 2 से 3 पैसेज सॉल्व कर लिए, मान लेते कि आपने 3 पैसेज सॉल्व कर लिए। 3 पैसेज सॉल्व करने के बाद आप या तो अपनी ओएमआर शीट में उनको भर लीजिए, ओएमआर शीट जो है आपकी उसमें ये गोला भर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये सर्कल फिल करने से यहाँ पे क्या होगा। जिस टाइम पे आप सर्कल फिल करेंगे तो आपका जो एक दिमाग है वो रिलैक्स होगा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए भी, मतलब 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 20-30 सेकंड के लिए जब तक आप गोला भरेंगे वो। ठीक, और ये चीज आपको ये भी फायदा देगा। कई बार क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट या कुछ एस्पिरेंट ऐसा सोच लेते हैं कि अरे हम तो लास्ट में भरेंगे, और लास्ट में भरने की बजाय क्या होता है कि पेपर में तो टिक लगा दिया ए और ओएमआर में भर दिया बी, पेपर में लगा दिया सी आंसर सही है और इसमें लगा दिया डी। तो ये जो एक आंसर गलत होने की जो ये चांसेस होते हैं वो भी आपके मिनिमाइज हो जाते हैं कई बार। इफ अगर आप श्योर हैं तो हैंड टू हैंड ओएमआर शीट भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी नहीं कहूंगा एक आंसर सॉल्व कर लिया एकदम लगा दिया, नहीं।
तीन चार सॉल्व कर लिए, श्योरिटी आ गई, सीधा ओएमआर में भर दो। ये पहली स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटेजी कि आपने पैसे सॉल्व कर लिया, तीन पैसे सॉल्व कर लिया, आप ओएमआर शीट में नहीं भरना चाह रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पे जाओ या रीजनिंग के क्वेश्चन पे जाओ। ये नहीं कि एकदम से आप ये सोचो कि अरे हम तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, हम तो एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे। भाई जो सबसे इजी क्वेश्चन लगे ना वो सॉल्व करो। यूपीएससी में कोई ये चेक नहीं करने आ रहा है कि इस बच्चे ने या इस स्टूडेंट ने या इस एस्पिरेंट ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा है। क्वेश्चन वहां पे ये नहीं दिखता है कोई भी। सही क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं 2.5 नंबर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा है ये मैटर नहीं करता है, कितने क्वेश्चन सही करें वो मैटर करता है। जो सबसे इजी से इजी क्वेश्चन हो ना, उन क्वेश्चन को पकड़ना और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तीन क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व कर दिए, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा। आपका जो एक दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका था 3 से 4 पैसेज पढ़ने के बाद, और अब वो आपके दिमाग को यहाँ पे आराम मिलेगा। वो आराम कैसे मिलेगा, अब आपका जो लॉजिकल माइंड है वो यहाँ पे काम करेगा। लॉजिकल माइंड आपका यहाँ पे उठ जाएगा, काम करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पैसेज पढ़ रहे थे, आंसर ढूंढ रहे थे। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग में ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। रीजनिंग इन द सेंस कि अगर मान लो कि आपका नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो थोड़ा सा आपको हल्का डाइवर्ट होगा माइंड। फिर यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया बार बार करके, फिर दोबारा से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ। या ऐसे कर लो, आरसी का सॉल्व कर लिया, एक आध क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कर लिया, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर लिया, फिर आरसी पे आ जाओ। यानी कि एक साइकिल चला लो, एक लूप होल चला लो, लूप होल चला लो, जिससे कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने की वो बढ़ जाए। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी भाई जैसी आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हैं, आपको जैसा भी आपने जैसा सीखा हो। लेकिन इफ अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत छोटी से छोटी चीज ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जिस दिन आप लोग एग्जाम प्रेशर में बैठेंगे ना, उस दिन आपको फील हो जाएगा। ठीक है। और काफी एस्पिरेंट एग्जाम भी अगर दे चुके हैं, जो यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहे हैं या जो लाइव भी देख रहे हैं, तो वो इस चीज को समझ सकते हैं। 230 से 330 कब हो जाते हैं ना पता नहीं चलता है, और उस बीच में 10 क्वेश्चन भी ढंग से सोल्व नहीं हो पाते हैं। और जिस टाइम पे वो प्रेशर आता है ना 3:30 बजे की, अरे अभी तो 10 से 15 ही क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, मैं तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा, उस समय आप ना 2+2 को 4 नहीं, आप 2+2 5 पढ़ते हैं। ठीक। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये भी आप खुद सोच सकते हैं, देखो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आप खुद सोच सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ या वहीं पे पढ़ता हूँ, अब मेरे को भी तैयारी करते हुए काफी दिन हो गए। अब आप खुद सोचो कि जो एक एस्पिरेंट दिल्ली में रह के पढ़ रहा है और जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको नहीं पता है हर एक चीज, या ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं पता है हर एक चीज। मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज मैं पूरा एकदम सर्व किया आता हूँ। यार बेसिक बेसिक चीजें, जस्ट लाइक जैसे आपको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए ये पढ़ना है, और मतलब ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ना है, हर एक चीज हमको भी आती है, आपको भी आती है। लेकिन हम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्यों नहीं फाइनल लिस्ट में आने में इतना टाइम लग गया। फाइनल लिस्ट में आएंगे वो अलग चीज है कि पॉजिटिव रहना है, आएंगे, बट क्यों टाइम लग रहा है। देर इज समथिंग ना, एंड दैट इज समथिंग इज मैनेजमेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ। आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी मेंस आंसर राइटिंग इतनी अच्छी होती है और उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो देर इज समथिंग विच इज टाइम मैनेजमेंट, एंड इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको नहीं लगता कि कभी आप लोगों के पीयर ग्रुप में भी रहा होगा, 5 5 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं निकलता है, और छठे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल जाता है, बाद में उनकी रैंक भी आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपनी गलती को समझ चुके होते हैं। तो आप क्यों वो दोबारा गलती रिपीट करें, क्योंकि हम आपको अपनी गलती से ही बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है। वरना कई बार ये लगता है काफी लोगों को कि अरे यार इनके साथ तो हो गया, हमारे साथ थोड़ी होगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग में हमको भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब होता है तो तब पता चलता है कि नहीं, वो जो इंसान बोल रहा था वो सही बोल रहा था।
है कि नहीं? तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना। आपको आपने देखा होगा कई बार, मेरे नाम तो ध्यान नहीं आ रहे, फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके आईएएस बनते हैं, और फिर वो आपने इंटरव्यू भी देखा होगा कि अरे मेरे तो 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। मैं मतलब यार जो 4 अटेम्प्ट लगातार दे रहा है और प्लस दोबारा से वही वही चीजें पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, उसको किताबें उंगलियों पर रट जाती हैं। उसको ये तक मालूम हो जाता है कि कौन सा पैराग्राफ बुक में कहाँ लिखा होगा, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता है, वो ये है। एंड ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। ये इतनी बड़ी चीज है कि ये आपका एग्जाम निकलवा भी सकती है, ये एग्जाम आपका नहीं भी निकलवा सकती है। टोटल इसके ऊपर डिपेंड करता है जिस टाइम पे आप हर एक चीज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये छोटी चीज भले से है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, बाकी हम टाइम टू टाइम आपको बताते ही रहते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे। अच्छा सप्तऋषि जी, इसमें कितना टाइम बचा है अभी? सर 5 minutes 50 seconds। अच्छा अच्छा, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्रक्स बेस ये सारी चीजें अभी मैं कल स्टार्ट करूँ तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये फिर बीच में रुक जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम आप लोगों से इंटरेक्शन कर लेते हैं जो अभी लाइव हैं, इसको यहीं पे ही पोस्ट कर देते हैं आज के लिए। ठीक, क्योंकि एक टॉपिक स्टार्ट करना था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही, और फिर वो बीच में रुक जाएगा तो फिर वो एक फ्लो नहीं आ पाता है, क्योंकि वो फिर आधा इसमें हो जाएगा फिर आधा कल होगा, तो फिर वो फ्लो टूट जाएगा। तो इसलिए चाह रहे हैं कि हम कल ही वो स्टार्ट करें। 2 से 3 भी नहीं तो 3 से 4 दिन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा एक अच्छे से हम आपका बेस बना देंगे कि कैसे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट करना है, कैसे नहीं करना है। तो प्लीज कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं लाइव जो देख रहे हैं वो प्लीज जरूर देखिएगा। और प्लस यूपीएससी के जितने भी ये पीवाईक्यू हैं, यूपीएससी के जितने भी ये पीवाईक्यू हैं आरसी के ऊपर, उनको सॉल्व करने से हमें क्या सीखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कल वाले लेक्चर में। ओके, सो बाय एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सप्तऋषि जी स्टॉप कर दीजिएगा वीडियो।